विवेक सर, जो हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहे थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ तो हमेशा से जो जातीय आधार पर जो विभाजन है इसके खिलाफ रहा है। और जब हुआ था तब लगा था कि ये कैसा, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से पेश आ रही थी कि अब हमें संघ की जरूरत नहीं, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था, इशारा साफ किया था। इसके बाद ये कर डाला। खेमे में क्या स्थिति है? आप नागपुर में बैठते हैं, वहां किस तरह की हलचल है? हालांकि बाद में वो बैकफुट पर आना भी पड़ता है, संघ की वैसी हैसियत बची नहीं जैसे पहले कभी होती थी, ये मानकर चला जाता है कि मोदी और शाह जो चाहते हैं वही करेंगे, वही होगा। अभी तो परिदृश्य यही बना है। तो इन सब के बीच में जो है, क्या किस तरीके का सोर्सेस है आपके? संघ तो कुछ बहुत प्रतिक्रिया दे नहीं रहा है, सब पे चुप्पी खामोशी साधा है, तो क्या निकल पा रहा है विवेक सर? कि संजीव जी, जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, मैं ये कभी नहीं मानता हूँ कि आरएसएस की ताकत बीजेपी के मुकाबले में कम हुई है। आरएसएस अपनी ताकत बनाकर रखता है, वो सिर्फ बोलता नहीं है, बात अलग है, लेकिन एक बहुत स्ट्रांग एंटी मोदी और एंटी शाह सेंटिमेंट आरएसएस के एक बहुत बड़े तबके में है। पूरे आरएसएस में है ऐसा मैं नहीं मानता, लेकिन आरएसएस के एक बहुत तबके में है। और विवेक सर, माफी मैं आपसे सहमत ही जताऊंगा, यही बीजेपी में है। बीजेपी में बहुत लोग मन महसूस कर काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग, जी लेकिन बोल कोई जी कुछ नहीं पा रहा है, एक्शन होता कुछ नहीं दिख रहा है। तो इस कारण जी संदेह ज्यादा पैदा होते हैं, इसलिए मैंने जी। और जहाँ तक मैं समझता हूँ, आरएसएस बिल्कुल नहीं चाहेगा कि 2029 में मोदी जी फिर एक बार प्रधानमंत्री बने, और उस तरह की बातें आरएसएस के अंदर चल रही है। और आरएसएस के लोगों से बात करते हुए ये बात सामने आती है कि जो एक पावरफुल सेक्शन है, जो सबसे वरिष्ठ आरएसएस के नेता है, उनके बीच में जो विचार चल रहा है वो ये है कि 2029 में बदलाव हो और मोदी जी नहीं रहे, क्योंकि मोदी शाह की जो राजनीति है, जो बीजेपी को आरएसएस को बीजेपी का एक सेकंड फिडल बनाने पर तुली हुई है पहले से ही, उसको वो दूर करना चाहते हैं। और व्यक्ति केंद्रीय जो एक राजनीति बनी हुई है आरएसएस की, एक पर्सनैलिटी कल्ट वाली बीजेपी की, उसको वो दूर करना चाहता है आरएसएस। इसलिए वो मोदी और शाह के इस राजनीति से ऊब गए हैं, और वो चाहते हैं कि उसमें बदलाव हो, क्योंकि वो किसी एक व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाना ये आरएसएस का प्रोजेक्ट नहीं है, कभी भी नहीं था। वो हमेशा ही उनके लिए देश केंद्र स्थान में रहा है, और देश से ऊपर कोई आदमी उसका बोलबाला हो जाए तो वो आरएसएस के लिए बहुत एक डेंजरस सिग्नल वो मानते हैं। इसलिए वो मोदी शाह की जो राजनीति है उससे देश को दूर ले जाना चाहते हैं, और आरएसएस को और संघ परिवार को दूर ले जाना चाहते हैं, और 2029 में बदलाव चाहते हैं। पहली बात ये। जहां तक डिलिमिटेशन का सवाल है, मुझे, और जातिगत जनगणना का सवाल है, इसका प्रेशर इतना राहुल गांधी ने बनाया था कि आखिरकार आरएसएस को भी ये कहना पड़ा कि कास्ट सेंसस होना चाहिए, लेकिन उसका इस्तेमाल पॉलिटिक्स के लिए ना हो, बेनिफिट्स देने के लिए हो, ये आरएसएस ने कहा। अब पॉलिटिकली न हो का मतलब क्या है, ये बहुत ये समझना, डिकोड करना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ पॉलिटिकली न हो का मतलब ये है कि जो ब्राह्मणवाद है उसको चैलेंज कभी ना मिले। मतलब जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जो आरएसएस को लानी है इस देश पे लादनी है, फिर एक बार उसी तरह का भारत जो मनुस्मृति में जिसका एक तरह से डिपिक्शन है, उसी तरह का भारत फिर एक बार आरएसएस को सामने लाना है। और वो जो आरएसएस का ड्रीम है, वो जो सपना है, उस सपने में खलल न पड़े जातिगत जनगणना के माध्यम से। ये आरएसएस की कोशिश रहेगी। ब्राह्मण सबसे ऊपर, बाद में क्षत्रिय, बाद में वैश्य और शूद्र, ये जो एक हायरार्किकल सोसाइटी का मनुस्मृति का दिया हुआ पैमाना है, वही पैमाना फिर एक बार रीएस्टेब्लिश आरएसएस करना चाहती है। इसलिए जातिगत जनगणना का जो उपयोग है वो पॉलिटिक्स के लिए ना हो। इसका मतलब ऐसा ना हो कि जो तथाकथित निचले स्तर के लोग हैं, जो समाज है, वो ऊपर चले जाए, और जो तथाकथित ऊपरी स्तर पर इस देश में सदियों से रहते आए समाज है, वो नीचे चले जाए। इस तरह का कोई बदलाव ना हो, ये आरएसएस चाहता है। इसलिए बेनिफिट्स तो आप दे दो, ओबीसी को पद दे दो, ओबीसी को आप मंत्री बनाओ, जरूरत पड़े तो प्रधानमंत्री भी बनाओ, लेकिन पूरा जो तंत्र जो है वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हाथ में ही रहे, यानी आरएसएस के हाथ में ही बना रहे। ये आरएसएस की कोशिश रहेगी। तो पॉलिटिकली वो नहीं चाहते हैं कि कास्ट सेंसस किसी भी तरह से उस मनुवादी व्यवस्था को रिवर्स कर दे। तो बेनिफिट्स देने के पक्ष में, बेनिफिट्स तो देने ही पड़ेंगे, मतलब उतना तो करना ही, वो भी देना नहीं चाहते, वो भी रिजर्वेशन के खिलाफ है ही मन से।
लेकिन वो तो कम से कम देने पड़ेंगे, आप रिजर्वेशन भी नहीं देंगे और पॉलिटिकली भी उन समाजों को हमेशा ही नीचे रखेंगे, दबा के रखेंगे, ऐसा तो चल नहीं सकता। तो कुछ आपको उनको एक बेनिफिट्स देकर उनको खुश रखना, उनको चुप कराना, कम से कम इतना तो एक कर ही सकते हैं। ये अंदर की स्ट्रेटेजी कास्ट सेंसस को अलाउ करने के पीछे की, ऐसा मैं समझता हूँ। और डिलिमिटेशन अगर 2029 से पहले होता है, जिसके चांसेस है, क्योंकि डिजिटली होगा, जैसा अभी पुष्पेन जी ने कहा, डिजिटली होगा तो बहुत जल्दी होगा, पूरी प्रोसेस जल्दी खत्म होगी और उसके बाद डिलिमिटेशन होगा। स्टालिन ने कहा ही है कि ये पूरा एक्सरसाइज जो है, साउथ को उन्होंने पहले ही स्टेटमेंट दे दिया है कि साउथ को उनकी सीटें कम कराने की दृष्टि से उसका डिसएडवांटेज साउथ को है और इसलिए उन्होंने पहले से ही इसके खिलाफ एक बात करना अभी शुरू कर दी है। तो ये कैसे, इस समस्या से कैसे जूझे कि भाई अगर साउथ पूरी तरह से नाराज हो जाता है डिलिमिटेशन के प्रोसेस में, तो उसके साथ कैसे डील किया जाए, ये मुझे लगता है इसका फिलहाल तो कोई सोल्यूशन न बीजेपी के पास है न आरएसएस के पास। ये बहुत मुश्किल सवाल उनके लिए है। कास्ट सेंसस से तो उसके साथ डील कर पाएंगे, उसके साथ डील कर लेंगे, लेकिन डिलिमिटेशन में साउथ को जो डिसएडवांटेज है उसको कैसे, उसकी नाराजगी कैसे दूर करें और साउथ को किस तरह से प्लेकेट कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है जिसका हल न बीजेपी के पास है, न आरएसएस के पास है, न ही किसी पार्टी के पास है। आप किसी दूसरे पार्टी के एंगल से भी सोचिए कि अगर वो पार्टी पावर में होती, कांग्रेस पावर में होती और ये सेंसस के बाद डिलिमिटेशन का सवाल उठता, तो कांग्रेस भी किस तरह से इस सवाल से डील करती। तो ये बहुत पेचीदा सवाल है और दुर्भाग्य से ऐसा है कि बीजेपी सत्ता में है तो उनको इससे डील करना पड़ेगा और इसके जो भी दुष्परिणाम है या वो बीजेपी को झेलने पड़ेंगे। तो साउथ का जो एक हर तरह से साउथ अपने आप को असर्ट कर रहा है और नॉर्थ से अपने आप को अलग देख रहा है, उस प्रक्रिया को अगर कहीं ये एग्जासर्बेट करता है, उस प्रक्रिया को मोदी जी हम और आगे बढ़ाता है। एक लाइन में सर कि मोदी जी बुरी तरह उलझ गए, फंस गए, उनका पूरे का पूरा जो कुनबा है वो इस मामले में उलझ गया, फंस गया। कोशिश उन्होंने जो इसको उठा लिया और हम इससे लाभ ले लेंगे, लाभ की जगह इसके जो कुछ ज्यादा हानि होने के जो और एक मुद्दा है, डिलिमिटेशन अगर आप करते हैं तो आपको विमेंस रिजर्वेशन भी उसी समय करना है। ऐसा एक्ट है कि डिलिमिटेशन के साथ विमेंस रिजर्वेशन भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने डिलिमिटेशन कर दिया और विमेंस रिजर्वेशन को आगे बढ़ा दिया, तो वो भी आपको 2029 से ही पहले करना पड़ेगा, जो बीजेपी के ओरिजिनल प्लान का हिस्सा नहीं है। विमेंस रिजर्वेशन 2029 पे वो जहां तक हमने जानकारी ली है वो 2029 से पहले नहीं कराना चाहते, वो उसके बाद ही होगा। नेक्स्ट जो इलेक्शन होगा उसी में उसका शायद रिफ्लेक्शन हमको दिखेगा। तो डिलिमिटेशन करना, उसके साथ साथ कानूनी तौर पर आपको विमेंस रिजर्वेशन भी इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये इतने पेचीदे मुद्दे हैं कि इसके साथ किस तरह से डील करेंगे, ये मुझे लगता है न सिर्फ बीजेपी के सामने सवाल है पर आरएसएस के सामने भी है। तो इससे ये किस तरह से अपने आप को इस उलझन से बाहर लाने की कोशिश करते, ये देखना होगा।